दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला फेमस इलाका अमर कॉलोनी। सकरी गलियां, चमकती लाइटें और खूब सारे लोग। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसा घर है जिसके दरवाजे के पीछे सन्नाटा नहीं बल्कि सिसकियां रहती हैं। आज की कहानी हमारी दर्शक नेहा की है, जो अपनी दोस्त के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कॉलेज और करियर के सपने आंखों में थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस फ्लैट को वो अपना घर कह रही है वो दरअसल एक कब्रगाह के ऊपर बना हुआ एक पिंजरा है। नेहा कहती है वो फ्लैट दिखने में बहुत सुंदर था। धूप आती थी, बड़ा हॉल था, रेंट भी बहुत कम था। हमने सोचा हमारी किस्मत चमक गई, पर जैसे ही मैंने पहली बार उस घर के अंदर कदम रखा, मुझे लगा जैसे हवा भारी हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा होकर मेरी गर्दन पर सांस ले रहा है। फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद शुरुआती कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने नेहा और उसकी दोस्त की रातों की नींदें छीन ली। अमर कॉलोनी के उस फ्लैट में शाम 7 बजे के बाद सन्नाटा एक अजीब सी गूंज में बदल जाता था। नेहा ने घर में हो रही इन सभी अजीबोगरीब चीज़ों को अपना वहम समझा। पर अगले दिन जब वो नहा रही थी तो बाथरूम के धुंधले शीशे पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ उभर आया, हेल्प मी। वो बुरी तरह डर गई और जोर से चीखी। नेहा इतनी घबरा गई थी कि तुरंत घर से बाहर निकल गई। अब उसकी हिम्मत नहीं थी इस फ्लैट में एक भी रात बिताने की, लेकिन इतनी जल्दी उसे दूसरा फ्लैट भी नहीं मिलने वाला था। ऐसे में यहाँ कुछ और दिन रहना अब उसकी मजबूरी थी। एक खौफनाक रात के बारे में बात करते हुए नेहा ने कहा, एक रात जब मैं सो गई, मुझे किचन से अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद चूहा होगा, पर जब मैं वहाँ गई तो सारे बर्तन अपनी जगह पर थे, लेकिन फर्श पर पानी का एक गीला पंजा छपा हुआ था, एक छोटे बच्चे के पैर का निशान। वो पानी एकदम ठंडा था, मानो जैसे बर्फ। लेकिन जो कुछ भी उस घर में था वो रुकने वाला नहीं था। खुद को थोड़ा सेफ फील कराने के लिए नेहा ने फिर अपनी दोस्त अदिति से कुछ दिन साथ आकर रहने को कहा। अदिति मान गई। अब अदिति भी उसके साथ रहने आ चुकी थी। अगली ही रात करीब 2:15 बज रहे थे। पूरे इलाके में सन्नाटा था, पर नेहा के कमरे में हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। तभी अचानक ड्राइंग रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। नेहा कांपती हुई आवाज़ में बोली, अदिति, क्या तुम जागी हो? नेहा ने बगल वाले बिस्तर की ओर हाथ बढ़ाया, पर वहाँ बिस्तर खाली था। चादर ठंडी पड़ी थी। घबरा कर नेहा उठी और जैसे ही उसने हॉल की तरफ कदम बढ़ाया, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। पूरे फर्श पर फिर से गीले कीचड़ जैसे पैरों के निशान थे, छोटे छोटे पैरों के निशान, जो बेडरूम से निकलकर किचन की तरफ जा रहे थे। पर अजीब बात यह थी कि वो निशान सिर्फ जा रहे थे, वापस आने का कोई निशान नहीं था। नेहा किचन के दरवाजे पर ठिठक गई। अंदर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी उसे कुछ हिलता हुआ दिखा। जब उसने कांपते हुए हाथों से अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई तो उसने जो देखा वो किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी था। नेहा बोली, वहाँ कोने में मेरी दोस्त अदिति ज़मीन पर बैठी थी। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था और वो अपने हाथों से फर्श को पागलों की तरह खुरच रही थी। उसके नाखूनों से खून निकल रहा था और उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा था। एक बहुत लंबी, सूखी हुई औरत, जिसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह टूटी हुई थी। उसके हाथ अदिति के कंधों पर थे, जैसे वो उसे नियंत्रित कर रही हो। वो चीज़ धीरे धीरे नेहा की तरफ मुड़ी। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। उसकी खाल लटकी हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे।
उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी आवाज निकली जैसे सूखी लकड़ियां एक एक कर टूट रही हों। तभी एक आवाज सुनाई दी, बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खिलाओगी? नेहा बोली, मैं चिल्लाना चाहती थी पर मेरी आवाज गले में ही फंस गई। तभी उस साये ने अपना हाथ हवा में लहराया और किचन के सारे चाकू अपने आप हवा में उठने लगे। अदिति अचानक मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। वो रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगी, बिल्कुल एक जानवर की तरह। नेहा अपनी जान बचाकर बेडरूम की तरफ भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने उसका खून सुखा दिया। दरवाजे के बिल्कुल पीछे से मासूम पर डरावनी आवाज सुनाई दी, दीदी अंदर क्यों गई? मम्मी ने खाना परोस दिया है, बाहर आओ ना। नेहा उस रात सुबह होने तक उसी कोने में दुबक कर बैठी रही। बाहर से आती वो सिसकियां और मम्मी मम्मी कह करके रोने की आवाजें उसे यकीन दिला रही थीं कि वो अकेली नहीं है। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई तब जाकर वो आवाजें थमी, पर जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। बस दरवाजे पर खून से सने छोटे हाथों के निशान थे। नेहा की दोस्त अदिति की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। वो घंटों दीवार को एकटक देखती रहती और खुद से बातें करती। नेहा जानती थी कि अब आने वाली एक और रात और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है, लेकिन उसके पास यहाँ एक और रात गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नेहा बोली, अगला दिन भारी था। अदिति को तेज बुखार था और मैं उसकी देखभाल में लगी हुई थी। देर शाम में उसको बर्फ के पानी की पट्टी करके सो गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर रात के करीब 1 बजे मुझे प्यास लगी। जैसे ही मैंने आंखें खोली मैंने देखा कि अदिति फिर से बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे के कोने में अंधेरे में खड़ी थी। मैंने उसे आवाज दी, अदिति। वो धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने मेरी तरफ हाथ उठाया और चीखी, वो हमें जाने नहीं देगा। घर के बिजली के बल्ब अपने आप फ्यूज होने लगे। लैंडलॉर्ड से जब उन्होंने इस बारे में बात की तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस इतना कहा, उस कमरे को कभी अंदर से लॉक मत करना। नेहा ने पूछा, पर क्यों? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। नेहा की पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से दोस्ती थी। उसने अगली सुबह उस महिला को सारी बातें बताई, लेकिन नेहा की बात सुनने के बाद उस औरत ने नेहा को जो कहा उसने नेहा के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो बोली, सालों पहले उसी फ्लैट के एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका जिक्र पुलिस रिकॉर्ड्स में भी धुंधला है। पड़ोसी की सारी बातें सुनने के बाद नेहा ने अदिति से कहा, आंटी ने बताया कि उस फ्लैट में एक माँ और उसके छोटे बच्चे की रहस्यमयी मौत हुई थी। वो भूख से मरे थे या उनका कत्ल हुआ था, कोई नहीं जानता, पर उनकी लाशें हफ्तों तक उसी बंद फ्लैट में पड़ी रही थी और तभी से जो भी वहां रहने आता है उसे वो बच्चा और वो तड़पती हुई माँ दिखाई देती है। अब तीसरी रात आने वाली थी जिसका सामना करने की हिम्मत ना नेहा और ना ही उसकी दोस्त में बची थी। लेकिन अदिति की खराब तबीयत के चलते यहीं रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। दिन भर सब कुछ ठीक था, पर रात के 12 बजते ही फिर से डर की लहर महसूस हुई। उस रात आत्मा ने नेहा को अपना असली रूप दिखाया। नेहा बोली, उस रात मैंने उसे देखा। हॉल के सोफे पर एक परछाई बैठी थी। उसका चेहरा कटा हुआ था और वो अपने हाथ में एक खाली थाली लेकर उसे खुरच रही थी। फिर अचानक वो मेरी ओर बढ़ी। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली थी। मैंने अपनी जिंदगी में वैसा डर कभी महसूस नहीं किया। जैसे ही ये घटना घटी,
नेहा ने अदिति को तुरंत उठाया। अदिति चलने की हालत में नहीं थी, लेकिन नेहा किसी तरह उसे घर से बाहर लेकर आई, क्योंकि वो समझ चुकी थी अगर आज रात रुके तो जान जाएगी। नेहा और अदिति ने उसी रात बिना अपना पूरा सामान लिए वो घर छोड़ दिया। वो भागती हुई सड़क पर आई और दोनों लड़कियों की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी बाहर निकले। जिस महिला से नेहा की दोस्ती थी उसने उन्हें अपने घर में जगह दी। अगली सुबह होते ही नेहा और अदिति अमर कॉलोनी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आज भी अमर कॉलोनी की उस गली से गुजरते हुए लोग उस फ्लैट की खिड़की की तरफ नहीं देखते। कहते हैं आज भी अगर आप रात के 3 बजे उस फ्लैट के नीचे खड़े हों तो आपको ऊपर की खिड़की से एक छोटा बच्चा और एक औरत का साया खड़ा दिखाई देता है। फ्लैट छोड़ने के बाद भी नेहा कहती है, हमने वो फ्लैट छोड़ दिया लेकिन वो साया आज भी मेरे सपनों में आता है। तो ये थी अमर कॉलोनी के उस मनहूस फ्लैट की कहानी। लेकिन दिल्ली की गलियों में ऐसे ना जाने कितने और घर हैं जो बाहर से तो सुंदर दिखते हैं, पर उनके अंदर की दीवारें खून और डर से सनी हुई हैं। अगर आप भी दिल्ली में फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्या पता अगला नंबर आपका हो। आप चैन से सो जाइए, अगर सो सकें तो।